शुभेंदु अधिकारी जी के बारे में बोला था कि मैं उनको 50,000 वोट से हराऊंगा। शुभेंदु अधिकारी तुम्हें ममता बनर्जी बा अभिषेक बनर्जी के हाराते होबे ना। आमी गोविंद लामा আপনাকে মন থেকে আমি বলতেছি, আপনার যদি বুকে দম থাকলে আপনি নাগরাঘাটে এসে দাঁড়াবেন। গোবিন্দ লামা আপনাকে 50,000 ভোটে হারাবে বলে এটা আমি বলে গেলাম। एक्चुअली ये मैंने बोला था क्योंकि आज सीएम ममता बनर्जी ऑनरेबल हमारी दीदी उनको उन्होंने जहाँ भी उनको क्या नाम वो बोलते रहता है कि तुई बोल के संबोधित करता है। अब बंगाली में तुई मतलब एक हम लोग एकदम मतलब निम्न स्तर के लोगों को हम लोग तुई बोलते हैं। ममता बनर्जी है, उनको ज़मीनी स्तर से उठा के उसको लगभग एक पहचान दी, एक वो जगह में लेके आई जो शायद शुभेंदु अधिकारी डिजर्व नहीं करता था। लेकिन आज जिसका हाथ पकड़ के चलना सीखा, राजनीति सीखा, आज उसी के बारे में इतना अपशब्द कहना ये अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा सीट बीजेपी की नहीं आएगी क्योंकि बीजेपी पार्टी ज़मीनी स्तर में पार्टी नहीं, ये गरीबों का पार्टी नहीं है, ये बड़े बड़े पूंजीपति आपका अडानी अंबानी इन लोगों का पार्टी है। तो मुझको लगता है हमारे पूर्वोत्तर भारत देख रहे सभी युवाओं से, भाइयों से यही कहूँगा कि बहाना नहीं बनाना है, एक्सक्यूजेज नहीं बनाना है। अगर आपको ज़िंदगी में सफल होना है तो आपको बहाना नहीं बनाना है। आपको ये नहीं बोलना है कि आपको सर दर्द हो रहा है, आपको ये नहीं बोलना है कि आज बारिश हो रही है, आपको ये नहीं बोलना है कि आज आपके घर में कौन क्या है क्या नहीं, आपको ये नहीं बोलना है कि मैंने आज खाना खाया नहीं खाया, आपको ये नहीं बोलना है मैंने ठीक से सोया नहीं सोया। नहीं, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। कोई भी काम एकदम उस काम के प्रति लॉयल होना चाहिए। कोई भी काम एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक दिन पक्का होता है। मैं पार्टी इसलिए करता हूं कि मैं समाज सेवा कर सकूं, मैं समाज सेवा इसलिए नहीं करता हूं कि मैं पार्टी में रह सकूं। तो ये मेरा विशेष वो है कि हमने यही देखा है कि आज के डेट में सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये मिनिमम वेजेस है। क्योंकि आज के डेट में 200-250 में सर्वाइव करना ये बहुत कठिन चीज़ है। तो आज ये जो चाय बागान बनाने में उन्होंने अपना जो श्रम दिया, अपना खून पसीना दिया, उसके हिसाब से आज वो जिस जगह में रह रहे हैं उस जगह का भी मालिकाना हक किंतु उन चाय श्रमिकों को मिलना चाहिए, ऐसे मुझको लगता है। डूअर्स में आप देखिए ज़्यादातर लोग सीधे साधे और मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं। यहाँ पे आप देखिए एक बहुत बड़ा युवा वर्ग जो ड्रग्स की ओर मुड़ गया है। आज उन सबों को अगर हम लोग स्पोर्ट्स में इंगेज रखते हैं, जो भी नागराकाटा के इलाके से ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ से जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए दूसरे शहरों में जा रहे हैं, दूसरे राज्य तक भी जा रहे हैं, शिक्षा की व्यवस्था को लेकर क्या करेंगे? आज देखिए हमारे बहुत से बच्चे जो बगान से स्कूल बस भर भर के स्कूले जाते हैं, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि क्लास 10 पहुँचते पहुँचते इनका जो नंबर्स है बहुत कम हो जाता है। मेंटलिटी उतना, हाँ, फिर क्लास 10 हो जाता है, फिर 12 में और कम हो जाता है, फिर कॉलेज तक बहुत कम हो जाता है। ये आंकड़ा घटता जाता तो ये क्या है कि हम लोगों को आज ये जो स्कूल में ये जो व्यवस्थाएं है, जब हम लोग पढ़ते थे मास्टर जी कान पकड़ के खिड़की से फेंक देता था अगर मैं कुछ याद ना करूं। लेकिन अभी क्या आप कर पाओगे? अच्छा, हम बात करते हैं जैसे कि आपने कहा कि यादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता में, ठीक है, ये तो साउथ बंगाल है जी। विपक्ष का आरोप लगता है, लगातार लगता रहता है कि साउथ बंगाल और नॉर्थ बंगाल जी दोनों को एक अलग भावनाओं से देखा जाता है। जो विपक्ष नेता है, कह सकते हैं शुभेंदु अधिकारी, उनके वीडियो को लेकर आपने जवाब में दिया था कि 50,000 वोटों से आप हराएंगे। आखिरकार ये जो बात है वो आपने क्यों कहा था? क्योंकि अब तक आप तो जलपाईगुड़ी जिले के यूथ वाइस प्रेसिडेंट है, क्या किसी चुनाव में आप लड़ने वाले हैं? और दूसरी बात क्या है कि वो हर टाइम बोलते रहता है कि मैंने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया है और मैं इस बार भवानीपुर में भी हराऊंगा। तो ये चीज़ अगर मैं किसी को रेस्पेक्ट करूं दिल से, मुझको ममता बनर्जी ऐसा लगता है कि शी इज़ री इनकारनेशन ऑफ गॉड। मतलब मुझको लगता है कि ममता बनर्जी आज
उनके ऊपर जीरो एलिगेशन है। कोई ममता बनर्जी के ऊपर आज तक ऐसा कोई एलिगेशन नहीं है कि बोल दे कि ममता बनर्जी ये घोटाला वो घोटाला, मतलब आज तक उनके ऊपर कोई एक कीचड़ नहीं उछाला है। वो एक सादा 200 वाली साड़ी और हवाई चप्पल पहन के चलने वाली पहली मुख्यमंत्री है हमारे देश में। तो आज के उसके ऊपर कोई अपशब्द बोल दे, ये मुझको अच्छा नहीं लगा। और दूसरी बात, शुभेंदु अधिकारी जी को मैंने ये बोला क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं उसके बारे में हम लोग को मालूम है। ये बात रियल है कि शुभेंदु अधिकारी जी अगर सच में अगर हमारे एरिया में तो नहीं सकेगा ना हम लोगों से। अगर शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी बाद में हराए तो ये भी तो होना चाहिए कि हम लोग भी तो सोल्जर है सीएम ममता बनर्जी के। तो आज अगर वो उनसे चैलेंज करने से पहले हम लोग को करे। अगर मुझको ऐसा स्ट्रांगली फील होता है कि शुभेंदु अधिकारी जी अगर मुझसे कॉन्टेस्ट करे तो मैं उनको 50,000 से हराऊंगा, क्योंकि हम लोग ये सिर्फ इसका नारा उसका नारा, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये नहीं किया। हम लोगों ने ज़मीनी स्तर पे काम किया है, लोगों की सच्चाई देखी है, लोगों की हकीकत देखी है हमने। अच्छा, मान लीजिए कि आपको पार्टी की तरफ से किसी भी पोस्ट किसी भी पद के लिए आपको टिकट मिल जाती है, आप चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप चुनाव जीत भी जाते हैं तो नागराकाटा विशेषकर जलपाईगुड़ी क्षेत्र के लोगों के लिए सबसे पहला काम क्या करना चाहेंगे आप? ये जो चाय बागान है ना, चाय बागान में ना हम लोग सिर्फ चाय बागान के श्रमिक बाप बच्चे हैं, ये सिर्फ नहीं सोच के हम लोग के चाय बागान के बारे में भी सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा? क्योंकि चाय बागान में जब नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वोत्तर भारत और आपके साथ मैं हूं रविंद्र यादव। इस वक्त हमारे साथ नागराकाटा के कह सकते हैं एक चर्चित चेहरे, जिन्हें कह सकते हैं कि पूरे सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ख्याति मिल रही है, और डुआर्स के जाने माने कह सकते हैं कि डुआर्स के आइकॉन, यूथ आइकॉन, जिनका नाम गोविंद लामा है, वो हमारे साथ मौजूद है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से हम दूर पहुंचे हुए हैं, जो कि सिलीगुड़ी शहर से काफ़ी दूर, नागराकाटा जो कि जलपाईगुड़ी क्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ पर जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के ये यूथ वाइस प्रेसिडेंट है हमारे साथ गोविंद लामा जी। उनसे बात करेंगे, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर जब जो विषय है यहाँ की ज़मीनी मुद्दे की बात करते हैं, चुनाव आने वाले हैं और चुनाव को लेकर किस प्रकार की तैयारी चल रही है, खास करके बात करते हैं गोविंद लामा जी की, तो वो काफ़ी चर्चे में रहते हैं। और विशेष तौर पर इनकी बात करते हैं तो सोशल मीडिया के जरिए ये लोगों के पास पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ समाज सेवी भी काफ़ी है, क्योंकि लगभग 15 सालों से ये जिस प्रकार से पार्टी में लगन के साथ काम कर रहे हैं, उन्हें देखते हुए कह सकते हैं कि समाज के तौर पर ये ज़मीनी स्तर पर पहुंचते हैं, गांव-गांव, मोहल्ले इलाके में पहुंचकर वहाँ की लोगों की दर्द, उनकी जो गाथाएं हैं, उनकी जो समस्या है, उनकी पीड़ा को समझते हैं और कहीं ना कहीं उनके समस्या को समझकर समाधान करने की कोशिश करते हैं। हालांकि गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पूर्वोत्तर भारत में। क्या कहेंगे सर, नागराकाटा के विशेष अगर बात करते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप 15 सालों से इस पार्टी में काम कर रहे हैं, कैसे लगा कि आपको एक पार्टी से समाज सेवी के तौर पर जब काम कर रहे हैं, पार्टी के साथ साथ समाज सेवा करना कैसे सोचे आप? सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद जनाना चाहता हूँ पूर्वोत्तर भारत के सभी व्यूअर्स को। मैं गोविंद लामा की तरफ से सभी को नमस्कार। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि अ ट्रू लीडरशिप इज़ अ सर्विस, एंड सर्विस टू मैन इज़ अ सर्विस टू गॉड। अगर आप अगर आप लीडरशिप कर रहे हैं तो आप में सेवा भाव होना ही चाहिए। मैं पार्टी इसलिए करता हूं कि मैं समाज सेवा कर सकूं, मैं समाज सेवा इसलिए नहीं करता हूं कि मैं पार्टी में रह सकूं। तो ये मेरा विशेष वो है कि अगर आप आदमी की सेवा करें तो आप परमात्मा की सेवा करें, ऐसा विचार है मेरा जी। तो लगभग 15 साल हो गया अभी इस क्षेत्र में काम करते हुए। अच्छा लगता है लोगों के बीच जाना, लोगों के साथ काम करना, लोगों के साथ रहना, क्योंकि आप देखोगे कि ज़मीनी स्तर में कोई भी हो, ज़मीनी स्तर में चाहे वो गोरखा हो, आदिवासी हो, टोटो, राबा, मेच, बंगाली, बिहारी, हर कोई उसी को पसंद करता है जो ज़मीनी स्तर में आता हो।
ना कि जो क्या नाम सिर्फ हवेबाजी की बात करें, जो ऊपर ऊपर रहे। इन लोगों को आदमी सामने तो पसंद कर लेता है, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि वो लोग उन्हीं को पसंद करते हैं जो जमीनी स्तर में काम करते हैं। सर, नागराकाटा के क्षेत्र से आप आते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चाय बागान में मजदूर है, और ख़ास करके बात करते हैं जब आप ज़मीनी स्तर पर जा रहे हैं, समस्या को सुन रहे हैं, तो क्या सबसे ज़्यादा समस्या सामने आ रही है? मैं एक चाय बागान इलाके से बिलोंग करता हूँ। मेरा पिताजी, मेरा माँ, मेरा क्या नाम पिताजी का पिताजी सभी चाय बागान से बिलोंग करते हैं। तो हमने यही देखा है कि आज के डेट में सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये मिनिमम वेजेस है, क्योंकि आज के डेट में 200-250 में सरवाइव करना ये बहुत कठिन चीज़ है। तो अगर ये मिनिमम वेजेस ये हो जाए, अगर कम से कम 300-350 तक हो जाए, तो ये चाय बागान के श्रमिकों के लिए बहुत अच्छा होगा। और 2 नंबर बातें क्या है कि आज हम जिस इलाके में रहते हैं, पहले ये पूरा जंगल था जी। यहाँ पे ऐसा मतलब चाय बागान होगा ऐसा किसी ने कल्पना भी नहीं किया था। लेकिन हमारे पूर्वज गोरखाओं और आदिवासियों ने इन पूरे जंगल को साफ करके यहाँ पे चाय बागान की खेती की, और आज चाय दुनिया के मतलब बड़े से बड़े ट्रेड में एक ट्रेड चाय की भी है। तो आज ये जो चाय बागान बनाने में उन्होंने अपना जो श्रम दिया, अपना खून पसीना दिया, उसके हिसाब से आज वो जिस जगह में रह रहे हैं उस जगह का भी मालिकाना हक किंतु उन चाय श्रमिकों को मिलना चाहिए, ऐसे मुझको लगता है। अच्छा, हम ये भी जानना चाहते हैं कि देखिए चाय श्रमिक जो मजदूर हैं वहाँ पर बागानों की अगर बात करते हैं तो जंगली जानवरों का काफ़ी उत्पात रहता है इस इलाके में, और कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि जंगली जानवर के उत्पात को सिर्फ गरीब ही सहन कर पाते हैं। एक मानसून के समय प्राकृतिक आपदा आती है, उसको भी गरीब झेलता है, दूसरी ओर जंगली जानवर का उत्पात से भी गरीब मरता है। क्या कहेंगे इस विषय को? किस प्रकार की कार्य योजना, कोई रोड मैप है आपकी तरफ से कि हाँ इस प्रकार से हम लोग काम करेंगे तो प्राकृतिक आपदा के साथ साथ जो जंगली जानवर का उत्पात है उसे भी हम लोग कम कर पाए? देखिए, सबसे पहले तो मुझको लगता है ऐसा कि क्या नाम आपका प्रकृति आपदा से मनुष्य तो नहीं लड़ सकता है, क्योंकि सब नेचर कैलेमिट, तो ये इसमें हम लोग उतना वो नहीं। हाँ, हम लोग तैयारी क्या कर सकते हैं कि जितने भी जगहों में ये जो खनन वगैरह हो रहा है ये कम करना चाहिए। हम लोगों को थोड़ा कॉन्शियस होना चाहिए। हम मनुष्य जाति प्रकृति से तो नहीं लड़ सकते, लेकिन प्रकृति से जो भी आपदा विपत्ति जो भी आती है उसको हम लोग एक तैयारी करके रह सकते हैं। हम लोग में एक अवेयरनेस होना चाहिए कि नदी नाले बालू ये सब खनन थोड़ी कम होनी चाहिए, जिससे एक नेचुरल बैलेंस बना रहे। और दूसरी बात, ये जो जंगली जानवर है, ये जंगली जानवर आप देखिए आज के डेट में इकोसिस्टम है एक, तो इकोसिस्टम में मनुष्य जितना ज़रूरी है तो जंगली जानवर भी उतना ही इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी है। तो आज जंगली जानवरों की जो उत्पात हो रही है उसके लिए सरकारें अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही है। आपके वन विभाग में ज़्यादा लोग कार्यरत कर रही है। तो मुझको लगता है भविष्य में देखिए आप आज 2026 से पहले 2006 की परिस्थिति और 2026 की परिस्थिति में बहुत भिन्नता है। तो मुझको लगता है दो एक साल में ये बहुत कम हो जाएगी, ऐसे मुझको लगता है। और हाल ही में हम लोग क्या देख रहे हैं कि वन विभाग के जो भी अधिकारी है वो अधिकारी अभी क्या करते हैं कि जैसे हाथी हो गया या कोई भी मतलब एक जो डेंजरस टू ह्यूमन काइंड है उनको बेहोश करके उनमें एक जीपीएस लगा देता है। तो आज वन अधिकारी यहाँ से बोल सकता है कि फलना हाथी अभी कहाँ पर है, तो वो जीपीएस के द्वारा ही। तो इसमें भी एक हाईटेक हो रहा है और मुझको लगता है 2-1 साल में ये बहुत और कम हो जाएगी। जी सर, आपका जो नाम है गोविंद लामा, उसके आगे एक ख्याति मिली है डुआर्स की यूथ आइकॉन की। कब आपको ये प्राप्त होती है? क्योंकि सोशल मीडिया पे आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और खेल कूद के माध्यम से हम आपको देखते हैं कि फुटबॉल हो, काफ़ी ज़्यादा खेल में आप दिलचस्पी रखते हैं। तो कब आपको ये ख्याति नहीं, एक्चुअली क्या है कि देखिए आज हमारे डूअर्स में आप देखिए ज़्यादातर लोग सीधे साधे और
मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं। यहाँ पे आप देखिए एक बहुत बड़ा युवा वर्ग जो ड्रग्स की ओर मुड़ गया है। आज उन सबों को अगर हम लोग स्पोर्ट्स में इंगेज रखते हैं तो वो इससे दूर भागेंगे, क्योंकि आप कोई भी दारू सेवन करने वाला, ड्रग्स सेवन करने वाला, क्या वो स्पोर्ट्स खेल सकता है? नहीं। उसको स्पोर्ट्स में अगर इंगेज होना है तो ये सब चीज़ें छोड़कर स्पोर्ट्स होना है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, प्रत्येक चीज़ में उपस्थित रह के मैं प्रमोट करता हूँ। उन सभी भाइयों को सपोर्ट करता हूँ जो भाई स्पेशली स्पोर्ट्स को लेके वो कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं या कोई डे नाइट वॉलीबॉल करना चाहते हैं, कुछ भी हो। मेरा उसमें मेन उद्देश्य युवाओं को खेल के प्रति, स्पोर्ट्स के प्रति जागरूक करना। तो इसके कारण आज जहीं भी जाता हूँ सब कोई मुझको अभी डूअर्स के युवा आइकॉन बोलते हैं। अभी भले मैं आइकॉन हूँ नहीं हूँ मालूम नहीं है, लेकिन अभी मैं भी एक मनुष्य हूँ, किसको अच्छा नहीं लगता है। मुझको भी भाई सब बोलते, जहाँ भी जाता हूँ इसी नाम से नवाजते हैं, अच्छा लगता है मुझको। अच्छा, बात करते हैं यूथ आइकॉन को लेकर, तो खास करके अगर चाय बागानों की बात करते हैं या फिर जो भी नागराकाटा के इलाके से ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ से जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए दूसरे शहरों में जा रहे हैं, दूसरे राज्य तक भी जा रहे हैं, शिक्षा की व्यवस्था को लेकर क्या करेंगे? देखिए क्या नाम शिक्षा की व्यवस्था के बारे में किस तरह करना है, मैं अभी उस पद में नहीं हूँ कि मैं क्या नाम इसको कोई एक रुख दे सकूं। क्योंकि तो प्लानिंग होगी कि हाँ, अगर आने वाले समय में कोई अगर पद में जाते हैं तो किस प्रकार की योजना होने वाली है? मुझे लगता है ये जो एजुकेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज देखिए हमारे बहुत से बच्चे जो बगान से स्कूल बस भर भर के स्कूले जाते हैं, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि क्लास 10 पहुँचते पहुँचते इनका जो नंबर्स है बहुत कम हो जाता है, मेंटलिटी उतना, हाँ, फिर क्लास 10 हो जाता है, फिर 12 में और कम हो जाता है, फिर कॉलेज तक बहुत कम हो जाता है, ये आंकड़ा घटता। तो ये क्या है कि हम लोगों को आज ये जो स्कूल में ये जो व्यवस्थाएं है, जब हम लोग पढ़ते थे मास्टर जी कान पकड़ के खिड़की से फेंक देता था अगर मैं कुछ याद ना करूं, लेकिन अभी क्या आप कर पाओगे? स्कूल में आप कोई एक बच्चे को क्या आप एक छड़ी से मार पाओगे? आपको इमीडिएटली एक्शन होके आपके ऊपर केस फाइल होगा। तो ये सब चीज़ें भी है। अभी जो जितना मॉडर्नाइज हो जा रहा है, जितना हाईटेक हो रहा है, ये बात सही है कि भारत तरक्की कर रहा है, लेकिन हम लोग जो हमारे पूर्वज से जो सीखते हैं उन सब कितने चीज़ों को भी हम लोग छोड़ते जा रहे हैं। उनमें भी थोड़ा सा, क्योंकि जहाँ दरकार हो बच्चों को अगर सही शिक्षा देने उनको कम से कम 6-8 साल तक 15 साल तक बच्चों का माइंड बहुत इमेच्योर रहता है, उस टाइम ऐसी चीज़ें लगाना, चाहे वो थोड़ा सा डर दिखा के हो, चाहे उनके ऊपर दबाव डाल के हो, लेकिन डिसिप्लिन में लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखिए आज हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ने जा रहे हैं, आप बोलिए क्या पश्चिम बंगाल में WBCS नहीं है क्या? पश्चिम बंगाल में आज आप देखिए एक से एक IIT, आप देखिए जादवपुर देख लीजिए, आप देखिए कोलकाता में देखिए आप, लेकिन हमारे बच्चे भी उतना इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं जितना पहले थे। क्योंकि आज के बच्चे ज़्यादातर ये सोशल मीडिया ज़्यादातर समय अपने ही क्या नाम इन टेक्निकल चीज़ों में अपनी चीज़ें इतनी दे रही है कि वो शिक्षा के प्रति उनका भी रुझान बहुत कम दिख रहा है। और बाहर जो जा रहे हैं, मैं उनको इतना ही बोलूँगा कि प्रत्येक आदमी को बाहर जाना ही चाहिए, लेकिन आज पश्चिम बंगाल में भी अगर कोई कुछ करना चाहे तो यहाँ वो प्रत्येक प्लेटफॉर्म है जो मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, हम बात करते हैं जैसे कि आपने कहा कि यादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता में, ठीक है, ये तो साउथ बंगाल है जी। विपक्ष का आरोप लगता है, लगातार लगते रहता है कि साउथ बंगाल और नॉर्थ बंगाल जी दोनों को एक अलग भावनाओं से देखा जाता है। क्या इस बात में कितनी सच है? क्योंकि ये वाकई सच है, क्योंकि आप देखिए कि सिलीगुड़ी शहर उत्तर बंगाल का एकमात्र बड़ा शहर है, उस इलाके में नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज है, लेकिन कहीं ना कहीं नॉर्थ बंगाल का एक बड़ा जो इलाका है, इस इलाके में ना कोई ऐसा कोई बड़ा विश्वविद्यालय है जहाँ पर बच्चे
कोलकाता से कोई बच्चे नॉर्थ बंगाल पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, कोलकाता से कोई लोग अगर उत्तर बंगाल के इलाके में इलाज के लिए नहीं पहुंचते हैं, आखिरकार क्यों? क्या दो तरफ से देखा जा रहा है इस नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल को? देखिए क्या है कि अभी आप नागराकटा में है। नागराकटा एक रूरल एरिया है, एक रूरल एरिया है। और आज अगर हम लोग देखें कि प्रत्येक आदमी जो कोलकाता में वो मुंबई जा रहा है, जो कोलकाता में वो बेंगलोर जा रहा है, अभी सिलीगुड़ी का आदमी कोलकाता जा रहा है। अभी आप बताइए, क्या दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, करसंग का आदमी बेटर एजुकेशन के लिए सिलीगुड़ी नहीं आ रहा है? आता है, वो सिलीगुड़ी आ रहा है। तो ये एक सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि क्या नाम कोलकाता के बच्चे सिलीगुड़ी क्यों आएंगे, ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो यही है, ये एक क्या नाम पहले रूरल एरिया था, अभी बहुत डेवलप है। अभी आप देखिए यहाँ पे पहले सिर्फ माल बाजार कॉलेज था, लेकिन अभी आप देखिए बीरपाड़ा कॉलेज, अभी आपका ये कार्तिक कॉलेज, अभी NBU बहुत साल से, नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी बहुत साल से अपना वो दे रहा है। अभी सिलीगुड़ी में भी देखिए आप सिटी कॉलेज, अब मोटा मोटी अभी वो जगह में आ रहा है। पहले हम लोग बहुत पिछड़ा हुआ था, लेकिन एक ही बार आप साउथ बंगाल और नॉर्थ बंगाल को कंपैरिजन कर देना भी मुझको लगता है उतना ठीक नहीं है। समय के हिसाब से सब बराबर होगा, ऐसा मुझको लगता है। अच्छा, बात करते हैं तो पार्टी की जो अभी की वर्चस्व है या पार्टी की भूमिका पर अगर बात करते हैं कि अगर आप पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं आने वाले समय में, क्योंकि सामने ही चुनाव है, उस चुनाव को लेकर क्या योजना है आपकी? देखिए एक ही बात है कि इस बार मुझको लगता है कि पिछली बार की तरह इस बार 250 प्लस सीट आएगी, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ज़मीनी स्तर में काम करती है। तृणमूल कांग्रेस जो भी वादे करती है वो पूरा किया है उन्होंने, जो भी बोला है आज तक। जैसे 2021 विधानसभा के पहले उन्होंने बोला था, अगर हमारी सरकार फिर से सरकार में आती है तो हम लोग लक्ष्मी भंडार कर देंगे, मतलब वो सारी चीज़ें। और ऊपर से बीजेपी पार्टी पिछले बार 2021 में बोला था 200 प्लस आएगी, लेकिन 77 में वो थम गया था। तो इस बार लगता है मोटा मोटी 50 से ज़्यादा सीट बीजेपी की नहीं आएगी, क्योंकि बीजेपी पार्टी ज़मीनी स्तर में पार्टी नहीं, ये गरीबों का पार्टी नहीं है, ये बड़े बड़े पूंजीपति आपका अडानी अंबानी इन लोगों का पार्टी है। तो मुझको लगता है बीजेपी शायद बंगाल में आना क्लोज टू इम्पॉसिबल है। हाँ, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। हालांकि हम और एक सवाल जानना चाहते हैं सर, लगातार इस इलाके की अगर बात करते हैं, नागराकटा क्षेत्र के इलाके की, तो संभावित सभी बातों पर, विषयों पर हमने चर्चा की। हालांकि आपने कई दफ़े आपके जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। इस बार एक चर्चा का केंद्र बना हुआ था, जो कि जो विपक्ष नेता है कह सकते शुभेंदु अधिकारी, उनके वीडियो को लेकर आपने जवाब में दिया था कि 50,000 वोटों से आप हराएंगे। आखिरकार ये जो बात है वो आपने क्यों कहा था? क्योंकि अब तक आप तो जलपाईगुड़ी जिले के यूथ वाइस प्रेसिडेंट है, क्या किसी चुनाव में आप लड़ने वाले हैं? देखिए एक्चुअली मैंने ये बोला था, है ना, ये बहुत वायरल भी हुआ था। मैंने शुभेंदु अधिकारी जी के बारे में बोला था कि मैं उनको 50,000 वोट से हराऊंगा। एक्चुअली ये मैंने बोला था क्योंकि आज CM ममता बनर्जी, ऑनरेबल हमारी दीदी, उनको उन्होंने जहाँ भी उनको क्या नाम वो बोलते रहता है कि तू ही बोल के संबोधित करता है। अब बंगाली में तू ही मतलब एक हम लोग एकदम मतलब निम्न स्तर के लोगों को हम लोग तू ही बोलते हैं, तो तू ही बोल के संबोधित करता है। जबकि आप देखिए शुभेंदु अधिकारी जी का आप वो देख लीजिए, आपका उनका ग्राफ देख लीजिए, वो किस तरह पार्टी में आज किस तरह LOP हुए। क्योंकि ममता बनर्जी है, उनको ज़मीनी स्तर से उठा के उसको लगभग एक पहचान दी, एक वो जगह में लेके आई जो शायद शुभेंदु अधिकारी डिजर्व नहीं करता था। लेकिन आज जिसका हाथ पकड़ के चलना सीखा, राजनीति सीखा, आज उसी के बारे में इतना अपशब्द कहना ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि वो हर टाइम बोलते रहता है कि मैंने
नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया है और मैं इस बार भवानीपुर में भी हराऊंगा। तो ये चीज़ अगर मैं किसी को रेस्पेक्ट करूं दिल से, मुझको ममता बनर्जी ऐसा लगता है कि शी इज़ री इनकारनेशन ऑफ गॉड। मतलब मुझको लगता है कि ममता बनर्जी आज उनके ऊपर 0 एलिगेशन है। कोई ममता बनर्जी के ऊपर आज तक ऐसा कोई एलिगेशन नहीं है कि बोल दे कि ममता बनर्जी ये घोटाला वो घोटाला, मतलब आज तक उनके ऊपर कोई एक कीचड़ नहीं उछाला है। वो एक सादा 200 वाली साड़ी और हवाई चप्पल पहन के चलने वाली पहली मुख्यमंत्री है हमारे देश में। तो आज के उसके ऊपर कोई अपशब्द बोल दे, ये मुझको अच्छा नहीं लगा। और दूसरी बात, शुभेंदु अधिकारी जी को मैंने ये बोला क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं उसके बारे में हम लोग को मालूम है। ये बात रियल है कि शुभेंदु अधिकारी जी अगर सच में अगर हमारे एरिया में तो नहीं सकेगा ना हम लोगों से। अगर शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी बाद में हराए तो ये भी तो होना चाहिए कि हम लोग भी तो सोल्जर है सीएम ममता बनर्जी के। तो आज अगर वो उनसे चैलेंज करने से पहले हम लोग को करे। अगर मुझको ऐसा स्ट्रांगली फील होता है कि शुभेंदु अधिकारी जी अगर मुझसे कॉन्टेस्ट करे तो मैं उनको 50,000 से हराऊंगा, क्योंकि हम लोग ये सिर्फ इसका नारा उसका नारा, यहाँ जाना वहाँ जाना ये नहीं किया। हम लोगों ने ज़मीनी स्तर पे काम की है, लोगों की सच्चाई देखी है, लोगों की हकीकत देखी है हमने। आज कोई भी आदमी कभी नहीं चाहेगा कि कोई बड़ी बड़ी बातें करे। वो सिर्फ चाहेगा उसको 2 वक्त का रोटी दे, उसके हक के लिए कोई लड़ाई लड़े, उसके लिए कोई मेडिकल सुविधा हो। बस ऐसे आदमी को आदमी चाहता है, मध्यम वर्ग के लोग। तो उसी के आधार पर मैंने ऐसा बोला था। अच्छा, मान लीजिए कि आपको पार्टी की तरफ से किसी भी पोस्ट किसी भी पद के लिए आपको टिकट मिल जाती है, आप चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप चुनाव जीत भी जाते हैं तो नागराकाटा विशेषकर जलपाईगुड़ी क्षेत्र के लोगों के लिए सबसे पहला काम क्या करना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले मैं अगर मैं टिकट लिया और मैं जीत गया तो सबसे पहले तो मैं युवाओं के लिए काम करना चाहता हूं, क्योंकि आज मैं सबसे पहले उनके लिए सबसे पहले मैं कोई इनकम या फिर कोई रोज़गार जनरेट करना चाहता हूं। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं, इवन दुनिया का कोई आदमी भी अपना क्षेत्र अपना घर छोड़ना नहीं चाहता है। तो मैं अपने ही इलाका में कुछ ऐसे करूं जिसके लिए हमारे यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिले, उनको स्पोर्ट्स के प्रति उनको प्लेटफॉर्म मिले, ताकि वो जाके अपना प्रतिभा सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि भारत में नहीं बल्कि विश्व में अपनी प्रतिभाएं दिखाए। वो स्कूल के एजुकेशन में फोकस करे और उसकी समस्याएं मैं देखूं, जो भी है लिवलीहुड के लिए जो भी समस्या है वो देखूं। और मैं नागराकाटा को म्यूनसिपैलिटी बनाने के रूप में देखना चाहता हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि कोई रूरल एरिया और म्यूनसिपैलिटी एरिया में ज़मीन आसमान अंतर होती है। अगर नागराकाटा कल के दिन में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो जाए तो यहाँ का डेवलपमेंट रातों रात होता है। म्यूनसिपल में मैं देखता हूँ कि ज़्यादा फंड आते हैं, तो उसमें आप ज़्यादा डेवलप कर सकते हो। अपना एरिया का डेवलपमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप एकदम शिखर पे ले जा सकते हो। तो मैं चाहूँगा कि नागराकाटा को म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन करने, यही मेरा कुछ है। सर, हमारा एक और सवाल है कि चाय बागान की बात करते हैं, क्योंकि चाय बागान के इलाके से जब आप आते हैं तो न्यूनतम बेच जो है उनकी मजदूरी अगर बात करते हैं तो काफ़ी कम रहती है। वहाँ के बच्चे को लेकर शिक्षा का व्यवस्था काफ़ी कम है। वहाँ के लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, क्योंकि अभी चाय बागानों की बात करते कई सारे चाय बागान बंद हो चुके हैं, उनसे भी उनको परेशानी हो रही है। तो क्या उत्तर बंगाल में सिर्फ चाय और वोट बैंक की राजनीति तक ही सीमित हो गया है? आपके नज़रिए से क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, क्या है कि ये जो चाय बागान है ना, चाय बागान में ना हम लोग सिर्फ चाय बागान के श्रमिक बाप बच्चे हैं, ये सिर्फ नहीं सोच के हम लोग के चाय बागान के बारे में भी सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा? क्योंकि चाय बागान में जब बारिश होती है तो उस टाइम जब स्टॉर्म होता है, और उस टाइम जब आप देखिए जब स्टोन होता है
तो स्टोन क्या करता है कि आप ज़्यादातर टी बूस को ख़राब कर देता है जी। और ज़्यादातर बागान अभी चाय की मांग उस तरह नहीं है जिस तरह पहले थी जी। आज देखिए, आज हर कोई चाय की खेती कर रहा है। श्रीलंका चाय की खेती कर रहा है, चाइना चाय की खेती कर रहा है। अब देखिए साउथ में देखिए, आप साउथ में चाय की खेती हो रही है, मुन्नार वगैरह में। तो अभी क्या है कि अभी आसाम भी कर रही है, पहले से ही आसाम तो आपको मालूम है। तो चाय बागान का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसकी मांग कम हो रही है। तो इसके चलते, क्योंकि देखिए इसका मैनेजमेंट जो है उनको भी तो देखना पड़ेगा। आज अगर मिनिमम वेजेस, अब देखिए कोई भी बागान को आप अब उनको सिर्फ 2-3 डिमांड, ऐसे डिमांड रख दीजिए जिस डिमांड से श्रमिक को फ़ायदा हो और उनको थोड़ा लॉस हो, वो लॉकड आउट करके गार्डन को चले जाते हैं। क्यों? कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहेगा कि वो अपना जो प्रीमिसेस, जो बागान को बंद करे, लेकिन उनको भी फर्क पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो चाय बागान की खेती को, अभी ये जो आप बोल रहे हैं, जो ये जो नेचुरल ये आपदा है, हाँ, प्रकृति आपदा, ये सब वगैरह भी चाय बागान की खेती को बहुत असर कर रहा है। ये सब चीज़ें हैं। और लेकिन मिनिमम वेज, मुझको स्ट्रांगली लगता है कि मिनिमम वेज चाय बागान को मिलना ही चाहिए, क्योंकि चाय बागान की खेती अगर लॉस में भी जा रही है, अगर वहाँ के मैनेजमेंट, वहाँ के अगर चाय बागान के ओनर बोल रहा है कि हमारी बागान लॉस में जा रही है, तो इसमें क्या लेबर का भूल तो नहीं है ना? लेबर का भूल तो इसमें एकदम नहीं है, क्योंकि लेबर तो अपना श्रम दे रहा है ना। वो तो 8 घंटा सुबह 7 बजे जाके शाम को 3, 4, 5 बजे आ रहा है। अगर वो वही श्रम अगर दूसरा कहीं देता तो उसको तो वेजेस तो मिलता ना। तो इसके लिए मुझको स्ट्रांगली लगता है उनका मिनिमम वेज लेकिन ज़रूर होना चाहिए। सर, सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा आप एक्टिव रहते हैं। सोशल मीडिया में देखा जाए तो आपके काफ़ी फॉलोवर हैं, व्यूअरशिप भी काफ़ी अच्छी आती है। जिस प्रकार का सपोर्ट सोशल मीडिया में मिल रहा है, क्या ज़मीनी स्तर पर उस प्रकार का आपको सपोर्ट मिलता है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, एकदम। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भगवान को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं उन सब भाइयों को जो आज ज़मीनी स्तर में, क्योंकि ये आप कोई भी काम करो, चाहे समाज सेवी के हिसाब से काम करो, आपको सपोर्ट तो चाहिए आपको। तो बहुत से भाइयों ने मुझको एकदम मतलब खुले दिल से उन्होंने सपोर्ट किया है। आज जहाँ भी जाता हूँ, प्रत्येक, आप देखिए ना, एक दिन में तकरीबन 4-5 इतना बिजी शेड्यूल होता है कि हर कोई चाहता है कि कहीं ना कहीं मैं कुछ प्रोग्राम करूं, तो उसको सपोर्ट चाहिए। तो उसको सपोर्ट अगर हम लोग नहीं करेगा तो कौन करेगा जी। तो इसीलिए मैं देखता हूं कि ज़मीनी स्तर में जो भी माएँ हैं, जो बहनें, जो भाई, सब कोई दिल खोल के सपोर्ट करते हैं। इसीलिए मतलब समाज सेवी के हिसाब से काम करना अच्छा लगता है। अगर आदमी आपको सपोर्ट ना करे, अगर आदमी आपका विरोध करे, तो फिर आप किस हिसाब से काम करोगे? चलिए, अंतिम सवाल हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, खास करके यूथ, क्योंकि आप यूथ का आइकॉन भी कहे जा रहे हैं, तो यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हमारे पूर्वोत्तर भारत देख रहे सभी युवाओं से, भाइयों से यही कहूँगा कि बहाना नहीं बनाना है, एक्सक्यूजेज नहीं बनाना है। अगर आपको ज़िंदगी में सफल होना है तो आपको बहाना नहीं बनाना है। आपको ये नहीं बोलना है कि आपको सर दर्द हो रहा है, आपको ये नहीं बोलना है कि आज बारिश हो रही है, आपको ये नहीं बोलना है कि आज आपके घर में कौन क्या है क्या नहीं, आपको ये नहीं बोलना है कि मैंने आज खाना खाया नहीं खाया, आपको ये नहीं बोलना है मैंने ठीक से सोया नहीं सोया। नहीं, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। कोई भी काम एकदम उस काम के प्रति लॉयल होना चाहिए। कोई भी काम एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक दिन पक्का होता है। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे गोविंद लामा, जो कि नागराकाटा क्षेत्र के इलाके के रहने वाले हैं और बहुत कम समय में कह सकते हैं बहुत चर्चा का विषय बने रहते हैं। हालांकि इस बार जो चर्चा का विषय बने हुए थे, उस वीडियो को भी हम आपके साथ साझा करेंगे, किस प्रकार से इन्होंने और चुनौती देते हुए
भाजपा के जो विपक्ष के नेता है, कह सकते हैं पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा था कि लगभग 50,000 वोटों से ये उन्हें हराएंगे। हालांकि उम्मीद या कयास लगा सकते हैं कि इस बार की टिकट जलपाईगुड़ी जिले से टिकट किसको मिलने वाली है, क्या होने वाला है, क्योंकि कई सारे विधानसभा क्षेत्र है इस इलाके में। तो देखा जाएगा कि विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ खास नया होने वाला। हालांकि हमने बात की गोविंद रामा जी से, यहाँ की ज़मीनी स्तर पर किस प्रकार की समस्या है, किन की समस्या से यहाँ के लोग गुजर रहे हैं, साथ ही साथ चाय बागान के श्रमिक जो मजदूर हैं उनकी क्या समस्या, सभी समस्याओं पर हमने यहाँ पर बात करके जाना कि क्या क्या समस्या थी। इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए आपका भारत पूर्वोत्तर भारत। धन्यवाद।